इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछता है। इंस्ट्रूमेंट ए इज अ बॉन्ड विथ अ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट। इंस्ट्रूमेंट ए है जो कि एक बॉन्ड है और वो उसका एक मैच्योरिटी डेट है जब वो मैच्योर होता है। फिक्स मैच्योरिटी डेट है जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द principal amount outstanding are linked to an inflation index of the currency in which the instrument is issued। देखो इसका पेमेंट जो होगा, ये बॉन्ड जो हमने बॉन्ड खरीदा होगा, इन्वेस्ट किया होगा इंस्ट्रूमेंट ए में जो कि एक बॉन्ड है, उस पर हमें क्या क्या मिलेगा। प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, साथ साथ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग्स आर लिंक्ड टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये लिंक्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स पे। किस चीज के इन्फ्लेशन इंडेक्स पे? यानी कि करेंसी इन विच इंस्ट्रूमेंट इज इशूड, यानी कि उसी करेंसी में करेंसी के इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमारा इंटरेस्ट रेट लिंक है जिस करेंसी में हमने इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे क्वेश्चंस का आंसर टर्न हो जाएगा, आंसर डिपेंड करेगा इस पे। द इन्फ्लेशन लिंक इज नॉट लीवर्ड एंड प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड, यानी कि प्रिंसिपल तो फिक्स है, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये इन्फ्लेशन लिंक है, ये नॉट लीवर्ड है, यानी कि अनलीवर्ड है। ये अनलीवर्ड यानी कि कोई डेरिवेटिव्स वगैरह इसमें अटैच्ड नहीं है। इवैल्यूएट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ये अब पूछ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ये पास कर रहा है या नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या होता है। किसी एंटिटी, मान लो ए लिमिटेड है, इसका बैलेंस शीट है, इसने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट ए है, इंस्ट्रूमेंट ए है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक बॉन्ड है, बॉन्ड। अब ये तो फाइनेंशियल एसेट्स है, ये हमें पता है, लेकिन इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? इसको मेजर करने के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए 3 मेथड होता है। एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक मेथड होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 3 मेथड में से कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा इस बॉन्ड को वैल्यू करने के लिए? ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो बिजनेस मॉडल क्या है, एक इंडस्ट्री का, एंटिटीज का बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा उस पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ही मिल रहा है या नहीं। क्या इस दोनों के अलावा उस इंस्ट्रूमेंट पे और मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो बिजनेस मॉडल हो गया, ये एंटिटी का बिजनेस मॉडल चेक करता है, यानी कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करने का। और दूसरा ये हो गया इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, और ये हो गया एंटिटी स्पेसिफिक। पहले तो हम देखते हैं कि एंटिटी का क्या बिजनेस मॉडल है। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चंस किया उसमें मैक्सिमम में यही था कि बिजनेस मॉडल हम चेक कर रहे थे कि एंटिटीज का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि एंटिटीज का इंटेंशन क्या है फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करने का। क्या एंटिटी का बिजनेस मॉडल है उसे होल्ड करके उस पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो अर्न करना, या उसका इंटेंशन दोनों है, होल्ड करना टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड जब मौका मिले तब सेल कर देना, या उसका ऑब्जेक्टिव है ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यानी कि उसे फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करके ही रखा है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए कि जब इसका वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू अप्रिसिएशन होगा, तब हम इसे सेल करेंगे और प्रॉफिट कमा करके निकल जाएंगे। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल यानी कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये तो हमने अभी तक हमने क्वेश्चंस में पढ़ लिया यहाँ तक। लेकिन अब हमें ये देखना है कि
इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, यानी कि ये जो बॉन्ड है इस पे फोकस करेंगे। अब हम एंटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, एंटिटी का बिजनेस मॉडल जो उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम। अब हमें फोकस करना है कि इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का नेचर कैसा है। इसका नेचर होना चाहिए टू रिसीव सोलेली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि ओनली इस पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल मिलना चाहिए। यानी कि इसके अलावा, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के अलावा यदि हमें कुछ मिलता है तो वो इसका मतलब ये हो जाए कि इसमें डेरिवेटिव्स अटैच्ड है, यानी कि स्वैपिंग कुछ कर लिया गया है या डेरिवेटिव्स अटैच्ड है। अब देखो, आपने किसी बॉन्ड में, रिलायंस के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो रिलायंस वालों ने आपको क्या एश्योरेंस देगा। एक तो वो बोलेगा कि आपको 5 साल तक हम 10% इंटरेस्ट देंगे, प्लस 5 साल के बाद आपको हम आपका प्रिंसिपल वापस कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो गया। यानी कि ये जो रिलायंस आपको 2 ही चीज़ दे रहा है, क्या, एक आपका प्रिंसिपल और दूसरा उस पर इंटरेस्ट, यानी कि ओनली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिल रहा है। उस केस में ये माना जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट ओनली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ओनली। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, इस क्वेश्चंस में हमें क्या बोल दिया है कि जो इंस्ट्रूमेंट ए है ये एक बॉन्ड है और इस पे हमें प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, इस पे हमें प्रिंसिपल तो प्रोटेक्टेड है, प्रिंसिपल बोल दिया गया है कि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, यानी कि हमें फिक्स्ड प्रिंसिपल मिलेगा ही। लेकिन इंटरेस्ट जो मिलेगा वो लिंक्ड है क्या, किससे, इन्फ्लेशन इंडेक्स से। ये इंटरेस्ट हमें फिक्स नहीं मिलेगा, हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमें कितना इस पे इंस्ट्रूमेंट ए पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये कौन से इंडेक्स पे, यानी कि जिस करेंसी में, मान लो हमने ये बॉन्ड हमें इशू किया गया था रुपीज़ में, रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ का हमने बॉन्ड लिया था, तो हमें इंटरेस्ट 10% ये फिक्स नहीं है। अब हमें ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये रुपीज़ का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उस पर मिलेगा, तो ये तो जेन्यून है। ये जेन्यून इसलिए है, इंड एस ने हमें इसमें क्लियरली बोल दिया है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कुछ बेसिक्स लेंडिंग अरेंजमेंट के बारे में बोला है कि जो हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें मिलेगा ही, एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर कंसिस्टेंट विद द बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे कि हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट मानेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि वो नॉर्मल है। यानी कि ये जो यहाँ पे लिंक कर दिया है ना, ये लिंक्ड कर दिया है इंटरेस्ट रेट को करेंसी इन्फ्लेशन इंडेक्स से, वो नॉर्मल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस करेंसी में हमें इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ए इशू हुआ है, उसी के इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमें ये लिंक किया है। यदि यहीं पे हमें बॉन्ड दिया है, मान लो बॉन्ड किया गया है, बॉन्ड हमें रुपीज़ में इशू किया गया है, और यदि इसको डॉलर के इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक कर देता, तब हम मानते कि ये बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं है ना। देखो, आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो तो आपको सैलरी मिलता है कैसे, बेसिक मिलता है, उस पर एचआरए मिलता है, फिर आपका उसमें कुछ डीए मिलता है, और डीए वगैरह जो होता है, एचआरए होता है, कुछ बोनस होता है जो कि आपको डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, और वो किसी न किसी पे लिंक होता है। इसका परसेंटेज डिसाइडेड होता है कि आपका बेसिक जितना है उस पे मिलेगा। एचआरए का भी अपना कंडीशन होता है, डीए मिलने का भी अपना कंडीशंस होता है, या बोनस का भी। तो इसे आप ये नहीं बोलोगे कि ये डेरिवेटिव से अटैच्ड है। हाँ, यदि आपका सैलरी इस बात पे फिक्स होता कि उस दिन यदि बारिश होगी तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये अनरियलिस्टिक है? अरे भैया, आप काम कर रहे हो, ये तो इलॉजिकल है, उस दिन बारिश नहीं होगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये तो भाग के भरोसे हो गया आपका सैलरी, तो उससे बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इस सभी को बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट माना जाता है। उसी तरह से फाइनेंशियल एसेट्स में भी क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट को यदि हम एंटिटी किसी पार्टिकुलर चीज़ से लिंक कर दिया जाता है तो उसे हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट मानेंगे। लेकिन वो भी बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट का कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहली बात तो जब देखा जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप सोचो ना,
आप यदि किसी को 1 लाख रुपया आज दोगे और वो 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया देगा, कहीं ना कहीं आप वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस पर मिस कर रहे हो ना। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मिलना चाहिए। उसी तरह से आपको मान लो आज ने आपने 100 करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया, उस पे आपको 10% मिल रहा है। हो सकता है कल के डेट में उसका मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट 15% मिल रहा हो। तो उसको कंसीडर करते हुए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए आपका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रख के किया जाता है। तो उसे हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट मानेंगे। वो स्पेकुलेशन नहीं है, वो डेरिवेटिव्स नहीं है। हाँ, उसके बाद और है कि लिक्विडिटी। अब देखो, कोई आप किसी बैंक में, कोई बैंक आपको बोल रहा है कि भैया आप हमारे बैंक में इन्वेस्ट करो, आप जब भी मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, आप जब पैसा मांगोगे मैं आपको तब वापस कर दूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी का रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो भले ही कम इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन वो एक ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप जब पैसे आपकी ज़रूरत होगी तब आप उससे पैसा ले लोगे। यानी, और यदि मान लो दूसरा बैंक बोल रहा है कि LIC वगैरह में आप पैसा जमा करोगे, वो बोलेगा हम दुगुना आपको देंगे, 2 गुना देंगे, लेकिन आपको 5 साल या 10 साल तक वो पैसे को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। यानी कि उसमें आपके लिक्विडिटी रिस्क है, आप चाह करके भी पैसे निकाल नहीं सकते हो। इसीलिए जब लिक्विडिटी रिस्क आपका नहीं होता है तब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे भी आप इन्वेस्ट कर दोगे। और उसी तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क को ध्यान में करते हुए, अब मान लो कोई ऐसा कंपनी है, आपको पता है कि अदानी में अभी बहुत ज़्यादा अदानी बहुत लोन लेकर के रखा है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। वहाँ पे आप ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करोगे। हाँ, और उसी तरह यदि टाटा है, टाटा एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, कम इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको बोलोगे चलो पैसा सुरक्षित है। तो उसमें क्रेडिट रिस्क को आप ध्यान में रख करके भी आपका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है। कोई आप सोचो ना कि अंबानी आपसे पैसा मांगे 1 करोड़ रुपया, तो आप उसे ईजिली दे दोगे कम इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है वो पैसा लेके भागेगा नहीं। लेकिन अभी विजय माल्या आपसे 1 करोड़ रुपया मांग लेगा, आप उसे नहीं दोगे भी तो हायर इंटरेस्ट रेट पे दोगे, क्योंकि आपको रिस्क है कि कहीं वो पैसा लेकर के डूब ना जाए। तो इसीलिए जब आप पैसा कहीं पे लगाते हो तो वो आपका इंटरेस्ट रेट क्रेडिट रिस्क पे भी वैरी करता है, लिक्विडिटी पे भी वैरी करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके हम वो करते हैं। तो ये कई ऐसा सिचुएशन होता है कि जो इंटरेस्ट रेट जो है लिंक होता है कई अदर सिचुएशन से, जैसे कि हमने समझा कि लिक्विडिटी रिस्क से, क्रेडिट रिस्क से, तो उसे हम बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट के रूप में उसे कंसीडर करेंगे। ये नहीं कि वो अनरियलिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सैलरी DA, HRA, बोनस आपके परफॉर्मेंस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। आपको बोनस जो मिलता है आपके परफॉर्मेंस में मिलता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक है, बेसिक्स लैंडिंग अरेंजमेंट उसे हम मानेंगे। लेकिन यही यदि आपका सैलरी इस बात पे डिपेंड होता कि उस दिन बारिश होगी या उस दिन इंडिया मैच जीतेगा तो हम आपको सैलरी देंगे या बोनस देंगे, या नहीं तो नहीं देंगे, तो ये तो स्पेकुलेशन हो गया, ये तो अनरियलिस्टिक हो गया। इसलिए उसे बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट नहीं मानेंगे। उसी तरह से और चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ है, आप एक बार रीड कर लेना। लेकिन इसमें मेन पार्ट था वो मैंने कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पे जो बॉन्ड ए में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ए में जो लिंक किया गया है हमारा इंटरेस्ट रेट, वो किया गया है करेंसी इन विच इंस्ट्रूमेंट इशूड, यानी कि रुपया में जो बॉन्ड इशू किया गया था तो रुपया का ही इंडेक्सेशन लिंक किया गया है इंटरेस्ट रेट से, ना कि डॉलर का। यदि मान लो ना आपको ये बोलता है कि आप हमें 100 करोड़ रुपया दो और मैं आपको 10% दूंगा यदि पेट्रोल का कीमत 30 रुपीज़ पर लीटर हो, तो ये कहीं ना कहीं ये अनरियलिस्टिक नहीं है। कहाँ आप ये रुपया में आप रुपया दे रहे हो, आप कहाँ आप पेट्रोल के कीमत से आप इसे लिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अनरियलिस्टिक था। हाँ, और आप चूंकि हमें पैसा ही दे रहे हो और पैसा के इंडेक्स से, इन्फ्लेशन इंडेक्स से आप इसे लिंक कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि ये बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट है।
तो इवैल्यूएट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ए का, यानी कि बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया। मैंने बोला कि दो क्राइटेरिया है एक फाइनेंशियल एसेट्स को ये डिसाइड करने का कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। एक तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक में हम उस बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक में हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है। क्या इसका कैरेक्टर यदि सिर्फ टू रिसीव प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट, ये दो ही चीज रिसीव होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, तभी ये टेस्ट पास करेगा, अदरवाइज ये टेस्ट फेल कर जाएगा। इस केस में देखो इंस्ट्रूमेंट ए का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रिंसिपल रिसीव करेगा प्लस में इंटरेस्ट रिसीव करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो इंटरेस्ट है ये लिंक्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स से, और वो भी कौन से इन्फ्लेशन इंडेक्स से, उसी करेंसी से जिसमें ये बॉन्ड इशू किया गया था, ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया था। यही यदि मान लो बॉन्ड रुपीज में इशू किया गया रहता और इसको पॉन्ड से लिंक कर दिया गया होता, तो हम इसे बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं मानते और ये टेस्ट फेल हो जाता। परंतु यहाँ पे बोल रहा है कि हम उसे लिंक कर रहे हैं उसी करेंसी से, दोनों करेंसी का सेम है, यानी कि हम बॉन्ड भी रुपीज में इशू कर रहे थे और हम रुपीज का ही इन्फ्लेशन इंडेक्स को लिंक कर रहे हैं इंटरेस्ट से, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है हमारा डिपेंड करेगा कि रुपीज का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है वो फिक्स्ड है। हमारा इंटेंशन यही है, ये दोनों रिसीव करना। अब चलो हम पढ़ते इवैल्यूएट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट यहाँ पे पास होता है। अब हम आंसर पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या है, सोलेली यानी कि ओनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही होना चाहिए। ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट जो मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे मिलेगा। लिंक पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू अनलीवर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी ये अनलीवर्ड है। मैंने बताया था ना कि ये नॉट लीवर्ड है, यानी कि अनलीवर्ड है। अनलीवर्ड होता है तब पर भी हम मानते हैं कि ये इसका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। The time value of money, the money to a current level. In other words, interest rate on the instrument reflects real interest. Real interest होना चाहिए. Thus, the interest amount are considered for the time value of money on the principal amount outstanding. यानी कि इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाएगा कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। आप देखो ना, आपने कैपिटल गेन में भी पढ़ा होगा इनकम टैक्स में कि कोई प्रॉपर्टी आपने आज से 50 साल पहले खरीदा था, मान लो आपने 50 लाख का, हो सकता है उसका अभी वैल्यू 100 करोड़ रुपया हो गया हो, तो इसका बेनिफिट वो इनकम टैक्स देता है। जब इंडेक्सेशन बेनिफिट हम निकालते हैं ऊपर नीचे करके कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, इसलिए हमें वो इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं पैसे का भी इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें मिलना चाहिए, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हो सकता है जो 100 रुपीज़ का वैल्यू आज है, 10 साल के बाद उसका 100 रुपीज़ का वैल्यू 100 रुपीज़ ना हो सकता है उसका 500 रुपीज़ के बराबर उसका आज का 100 रुपीज़ हो जाए कल के डेट में। यानी वो क्यों होता है, वो इंडेक्सेस इन्फ्लेशन इंडेक्स की वजह से होता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे पैसे की वैल्यू डाउन होती है, कम होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाउएवर इफ द इंटरेस्ट पेमेंट वर इंडेक्स्ड टू अनदर वेरिएबल, यदि इंटरेस्ट पेमेंट जो था वो इंडेक्स्ड रहता, लिंक्ड रहता अनदर वेरिएबल से, यानी कि वो पैसों रुपया से लिंक्ड नहीं रहता, उस केस में डेब्टर परफॉर्मेंस, जैसे कि डेब्टर के परफॉर्मेंस पे लिंक होता कि आपको इंटरेस्ट हम तभी देंगे जब हमारा डेब्टर हमें पैसा वापस कर देगा, या इक्विटी इंडेक्स पे, या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नॉट पेमेंट द प्रिंसिपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये हाँ यही बोल रहा है। दस इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिटर्न एंड इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट, ये बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट उसे नहीं माना जाता। यदि वो दूसरे वेरिएबल से लिंक कर दिया गया होता तो उससे हम इनकंसिस्टेंट मानते और वो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट
उसी करेंसी से लिंक किया गया है जिस करेंसी में हमने इंस्ट्रूमेंट यानी कि बॉन्ड इशू किया था। इसीलिए ये बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट माना जाएगा और हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ये पास हो गया।